गुड इवनिंग साथी, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फाउंडेशन क्लास का लुत्फ ले रहे हैं। बायोलॉजी का क्लास चल रहा है आपका। अभी तक हम लोगों ने एनिमल किंगडम में कंप्लीट करते हुए उसमें हम लोग आ गए हेमिकोडाटा। हेमिकोडाटा कंप्लीट हो गया। हेमिकोडाटा के बाद आया था कोडाटा। कोडाटा के 3 केसेस हम लोगों ने उसका स्टडी किया। एक में था आपका यूरोकोडाटा, मतलब उसमें नोटोकोड तो पाए गए लेकिन टेल वाले पोर्शन में ही पाया गया। जो प्रीवियस क्लास जहां तक थी मैं उसका थोड़ा रिकॉल कर रहा हूं ताकि आपके में माइंड में आ जाए। नोटोकोड क्या था? नोटोकोड ही आगे चल करके बनता था क्या, वर्टेब्रल कॉलम, और एक नर्व कोड पाया जाता था। ये दोनों का ओरिजिनेट होता था मेसोडर्म से, मतलब बीचों बीच, शरीर के बीचों बीच भाग से, राइट। उसी को मेसोडर्म कहा गया था। और एक था सिफेलोकोडाटा, मतलब उसके नोटोकोड तो पाया गया लेकिन टेल और हेड दोनों वाला पोर्शन में। और सिफेलोकोडाटा में आने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म था उसमें होल लाइफ के लिए नोटोकोड पाया गया, ठीक है। लेकिन जिसमें क्या था आपका यूरोकोडाटा था, उसमें सिर्फ एडल्ट के ही केस में, सॉरी लार्वा के केस में ही पाया गया था आपका क्या, नोटोकोड। एडल्ट के केस में नहीं पाया गया था। मतलब एक बार लार्वा में रहेगा, लार्वा से जैसी एडल्ट होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसी में मैंने बात बताया था कि लार्वा से एडल्ट होने के लिए उसे आयोडीन की ज़रूरत होती है। और आयोडीन सिक्रीट करने के लिए, चूंकि उसके पास थायराइड ग्लैंड तो होता नहीं है, लेकिन थायराइड ग्लैंड के लिए की जगह एक ग्लैंड होता है। उस ग्लैंड का क्या नाम था बताएं साथी, कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि उस ग्लैंड का क्या नाम था। जो ग्लैंड क्या करता था, आयोडीन सिक्रीट करता था। बिल्कुल बताएं, नहीं बताइएगा। इंडोस्टाल इज द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। इंडोस्टाल ग्लैंड जो आयोडीन सिक्रीट करता था, ठीक है। उसी में था कि जिसमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड कन्वर्ट हो गया वर्टेब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड में, तो दिमाग की खोपड़ी में। तो उसको पढ़ेंगे हम लोग वर्टेब्रल कॉलम। तो आज हम लोग चर्चाएं करेंगे वर्टेब्रेट्स की। किसकी बात करेंगे? फाइलम वर्टेब्रेट्स, ठीक है साथी। चलिए, एक रिकॉल होना जरूरी होता है। वर्टेब्रेट्स क्या है? वर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट उसको कहेंगे जिसके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, रीढ़ की हड्डी, और दूसरा में रीढ़ की हड्डी, और दूसरा में ब्रेन की खोपड़ी, स्कल यानी स्पाइनल कॉर्ड पाया जाएगा, ब्रेन की खोपड़ी, ठीक है ना। खोपड़िया है, ब्रेन की खोपड़िया पाया जाएगा साथी, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ। वर्टेब्रेट्स में भी कुछ ना कुछ आया क्लास, इसको भी क्लासिफाई किया गया। क्या किया गया? जब वर्टेब्रेट को क्लासिफाई किया जाएगा तो आएगा क्लास बन करके। क्या आएगा? क्लास बन के आएगा, ठीक। वर्टेब्रेट को क्लासिफाई किया गया किस आधार पे, किस बेसिस पे? वर्टेब्रेट कहने का मतलब हुआ कि इसमें जितने भी जीव जंतु आने वाले होंगे, जितने भी जंतु आने वाले होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे, सारे के सारे एनिमल्स के शरीर में क्या पाया जाएगा? रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी और दिमाग की खोपड़ियां पाया जाएगा। लेकिन आखिर क्या वजह है कि वर्टेब्रेट को भी क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी? तो इसका भी वर्गीकरण हुआ। क्या हुआ? वर्गीकरण, ठीक है ना। किसका वर्गीकरण हुआ? वर्टेब्रेट्स का। क्यों हुआ? किस आधार पे? तो इसमें देखा गया कि ऐसे वर्टेब्रेट्स थे कि बैकबोन तो पाया जरूर गया, रीढ़ की हड्डी पाया जरूर गया, लेकिन कुछ ऐसा था जिसमें जबड़ा नहीं पाया जा रहा था, और कुछ ऐसे थे जिसमें जबड़ा पाया जा रहा था। मतलब कबो कबो नहीं सुनते हैं, जब आपस में जो है भिड़ंत हो जाता है तो नहीं देख रहे हो, जबड़ा फाड़ देंगे तुमरा हम, तो इस तरह के जो बोला जाता है, तो ये जबड़ा, ये है जबड़ा, ठीक है, जबड़ा। तो कुछ ऐसे जंतु थे जिसमें जबड़ा पाया गया और कुछ ऐसे जंतु थे जिसमें जबड़ा नहीं पाया गया। तो जबड़ा के आधार पे, जो मतलब जबड़ा के आधार पे इसको वर्गीकरण किया गया। कुछ ऐसे भी जंतु थे जिसमें जबड़ा नहीं पाया गया, जिसमें जबड़ा नहीं पाया गया उसको बोला गया एजेंथोस्टोमा। एजेंथोस्टोमा, जैंथो बोला जाता है, जैंथोस्टोमा, स्टोमाटा। जैंथो का मतलब होता है जो माउथ के अंदर, मुंह के अंदर जबड़ा अगर है तो उसको जैंथोस्टोमाटा कहेंगे। नहीं है
तो ये लग गया है ए मतलब नॉट, ठीक है, इसमें नहीं पाया जाएगा। इसमें आने वाला कौन था? तो इसका एग्जाम्पल था, कौन था बोलिए? पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन ये आपका इसके उदाहरण थे, जिसकी वंश अब जो है लापता है, बिल्कुल विलुप्त हो गया है। तो इसको पढ़ने की हम लोग की जरूरत है नहीं, बस थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। इसका इमेज भी दिखा देंगे हम आपको, ठीक है। इसको दूसरा नाम कहा जाता है, बोलिए, इसका दूसरा नाम है लैम्प्री। क्या नाम है? लैम्प्री, ठीक है। इसमें एक और उदाहरण है, थोड़ा उसको माइंड में रखिए। इसका है मैगजीनो, मैगजीनो नाम तो एकदम बायोलॉजिकल टर्म में वाला है। इसको कहा जाता है हैग फिश। क्या कहा जाता है? हैग फिश। ये दो उदाहरण है जिसमें वर्टेब्रेट रीढ़ की हड्डी तो पाया जरूर गया, लेकिन अंतर कहां आया कि इसमें जबड़ा नहीं पाया गया साथी, क्योंकि जबड़ा पाया जाता तभी ना जबड़ा तोड़ा जाता, लेकिन जबड़ा इसमें नहीं पाया गया, ठीक है। चलिए, एक था जिसमें जबड़ा पाया गया, माउथ के अंदर था, जिसमें जबड़ा पाया गया उसको कहा गया जैंथोस्टोमाटा। जैंथोस्टोमाटा, माउथ के अंदर जबड़ा पाया गया, इसको कहा गया जैंथो मतलब जबड़ा है। जबड़ा, जैंथो मतलब जबड़ा। कहां? मुंह के अंदर, मुंह के अंदर, ठीक है। चलिए, अब देखा गया कि जबड़ा तो है, लेकिन कुछ ऐसे भी जंतु थे जिसमें पंख आ रहे थे, है ना, फिन्स, और कुछ ऐसे जंतु थे जिसमें अंग आ रहे थे, लिम्स आ रहे थे, मतलब हाथ और पैर। हाथ और पैर वाले को लिम्स कहा गया, और जिसमें हाथ और क्या कहते हैं, हाथ और पैर की जगह फिन्स पाया गया, उसको अलग रखा गया, लिम्स वाले को अलग रखा गया, ठीक है साथी। चलिए, यानी जैंथोस्टोमाटा को भी वर्गीकरण किया गया, किस आधार पे? देखा गया कि किसी में आवागमन करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए, क्योंकि अब जिंदा हम हैं तो जिंदा का प्रतीक होना चाहिए। अगर आप में जिंदापन दिख रहा है तो उसमें गतिविधि होनी चाहिए। अगर गतिविधि रुक जाए तो कहा जाएगा कि बंदा मृतवास हो गया, मतलब भगवान के प्यारे हो गए हैं। तो जब तक चल रही है, जब तक गति है, तब तक जीवित है, कुछ ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तो इसको आधार क्या जो है वर्गीकरण किया गया, किस आधार पे वर्गीकरण किया गया कि वर्टेब्रा रीढ़ की हड्डी तो जरूर पाया गया, लेकिन एक में पाया जा रहा था फिन्स और एक में पाया जा रहा था लिम्स, ठीक है, फिन्स और लिम्स, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे देखा गया, क्या देखा गया? क्या देखा गया? लिम्स वाले को बोला गया टेडपोल, टेट्रापोडा, 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 मतलब 4 गो पाया जा रहा था पैर, यानी आप लिम्स हाथ और पैर मिला के कहिए तो टेट्रापोडा। और फिन्स वाले को जो कहा गया, क्या कहा गया बताइए? इसको कहा गया पीसेज। क्या कहा गया? पीसेज, ठीक है ना। ये दोनों थे सुपर क्लास। क्या था? सुपर क्लास, ठीक है साथी। यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा चलते चलते टेट्रोमाइजोन यानी लैम्प्री का एक फिगर हम लोग देख ले ताकि माइंड में आ जाए, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्लास पीसेज की। किसकी? वर्टेब्रेटेड में आने वाला क्लास, सब क्लास कौन? पीसेज है। आए बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? तो आइए थोड़ा सा इसका पेट्रोमाइजोन मतलब लैम्प्री का इमेज देख लीजिए कैसा होता है, जो अब विलुप्त हो गया है। और इसके बारे में कुछ 2-3 दिलचस्प बातें याद रखना है, 2-3 नहीं 2 बातें याद रखना है, दिलचस्प बातें, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पे नजर आता हुआ दिख रहा होगा। आइए, ये है आपका, इसको इधर रखें, चलिए, ताकि आपको दिखना चाहिए क्लियर। ये है, देखिए, यह आंख है, ये मानव शरीर, ये जो है इसके पास गिल स्लाइड पाया जाता था। गिल स्लाइड पूछेगा कि कितना पाया जाता था, तो इसमें पाया जाता 6 से लेकर के 15 जोड़ी तक, 15 जोड़ी तक। लेकिन कहा जाएगा कि अभी वर्तमान में है नहीं, नॉन लिविंग मतलब खत्म हो गया, नॉट लाइफ कर रहा है, जीवित नहीं है। क्या था इसके वजह क्या थी?
विलुप्त होने के कारण क्या थे? विलुप्त होने के कारण यह है कि ये जब एक बार स्पॉनिंग मतलब फर्टिलाइज कर लेता था, एक प्रोड्यूस कर देता था, फर्टिलाइजेशन हो जाता था, तो ये अपने आप को खत्म कर लेता था, मतलब ये डेड हो जाता था। डेड होते होते एक समय ऐसा आया कि इसका कोनो वंश ही नहीं बचा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन इज द नॉट पार्ट ऑफ लाइफ बट रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑन द अर्थ। मतलब इस जीवन पे अपना वंश को लगातार बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। जिस प्रकार आप सुनते हैं कि एक मुलाकात जरूरी है सनम जिंदा रहने के लिए, ये सिर्फ सॉन्ग में ही अच्छा लगता है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मुलाकात हो जाने से जिंदा कोई रहे और न रहे ऐसा ती अवधारणा मैंने अभी तक नहीं सोचा। ठीक है, चलिए आप कहीं आपके मन में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक इमेज देख लीजिए। हाँ, चलिए अब हम बात करेंगे आगे किसकी, बोलिए। सब फाइलम वर्टेब्रेट्स, सब फाइलम, सब क्यों लगाया गया? इसका बंटवारा हो रहा है, वर्टेब्रेट्स की बंटवारा। यानी वर्टेब्रेट्स कहां से आया है? नोटोकॉर्ड से बट करके आया वर्टेब्रेट्स, इसीलिए इसको बोला गया सब। ठीक है, सब फाइलम वर्टेब्रेट्स। और वर्टेब्रेट्स से निकल करके आया हमारा पीसेज, पहला पढ़ेंगे हम लोग पीसेज। ठीक है, चलिए ये था आपका जिसमें फिन्स पाया गया, और एक आपका था क्या, बोलिए। दो बातें यहां क्लियर कर ही देते हैं। एक में पाया गया था लिम्स, लिम्स वाले को बोला गया था टेट्रापोडा। क्या बोला गया? टेट्रापोडा। लिम्स में कौन कौन आएंगे जो हमको पढ़ना है? एम्फीबियन। क्या पढ़ना है? एम्फीबियन। उसके बाद क्या पढ़ना है? उसके बाद पढ़ना है रेप्टाइल्स, उसके बाद एवेस बर्ड्स, उसके बाद मैमल्स। ठीक है, चलिए तो इन सारी चीजों पे तो आज की जो क्लास होगी आपका फिन्स में, फिन्स हमारे पास जो मछलियां हैं इसमें आने वाला जो भी होगा इस क्लास में मछली होगा। फिन्स में कौन आएगा? मछली आएगी। ठीक है, मछली जल की रानी, वही मछली जो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक उसी प्रकार वही मछली की कहानी होगी। और यहां जो मछलियां पढ़ेंगे हम लोग वो सच्चा मछली पढ़ेंगे। इकिनोडर्माटा में जो मछलियां आ रही थी वो सारे के सारे मछलियां झूठी मछलियां थी। रियल मछली जैसा गुण तो जरूर था लेकिन उसको खाने में यूज नहीं करते थे, इसीलिए वो कहलाता था सीडो मछलियां। और यहाँ भी जो मछलियां हैं तो यहाँ भी मछलियां दो तरह की होगी, एक मछली जो आप खाएंगे और एक मछली जो आप नहीं खाएंगे। आपको मछली खा जाएगा। ठीक है, आपको मछली खा जाएगा, तो उसकी भी चर्चाएं होंगी। आइए तो थोड़ा कलर चेंज करूं पेन का, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिन्स में दो तरह के आए हमारे पास। ठीक है, एक तो ऐसा मछली था जो सॉफ्ट बोन का बना था, मतलब कार्टिलेज का बना था। ठीक है, कार्टिलेज का बना हुआ था, यानी इसके शरीर जो थे कार्टिलेजिनस थे। क्या थे? कार्टिलेजिनस। और एक था बोन का बना हुआ। ठीक है, मछली को बायो में कहा जाता है, क्या कहा जाता? मछली को बायो में कहा जाता इचथियो, इचथियो। ठीक है, क्या कहा जाता? इचथियो मतलब मछली, इचथियो मतलब मछली, फिशेस। ये थोड़ा सा माइंड में रखिए। अब यहां पे थोड़ा ये जो मछली थी किसकी बनी हुई थी? कार्टिलेजिनस का बना हुआ था, इसलिए यहां पे आएगा क्या आएगा? बोलिए। इसको कहा जाएगा, बोला जाए क्या कहा जाएगा? कॉन्ड्रिक, कॉन्ड्रिक थियो। ठीक है, कॉन्ड्रिक थियो या कॉन्ड्रिक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस कह लीजिए, थियो छोड़िए, कॉन्ड्रिक थाइस। ठीक है, और ये था ओस्टिक थाइस, ओस्टिक थाइस। ओस्टिक का मतलब बोन, थाइस का मतलब मछली, फिश, इसीलिए इसको कहा गया बोनी फिश। क्या कहा गया? बोनी फिश। समझ में आ रहा साथी कि नहीं आ रहा? ये बोनी फिश मतलब बोन का बना हुआ, ये कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश।
जीनस फिश। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। तो ये था हमारा किसका, फिन्स वाला कहानी। तो आइए थोड़ा सा हम लोग पहले फिन्स के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर आ जाते हैं कि आखिर फिन्स के बारे में मुझे पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हम लोग इसके डायग्राम में आ जाएंगे, ओस्टिक यानी बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश के बारे में थोड़ा एक जनरल इंफॉर्मेशन ओवरव्यू, यानी जितनी भी पॉइंट बोले जाएगा ना साथी, जितना पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, वो सारे के सारे आपस में एक क्वेश्चन है, प्रश्न है। चाहे मैं तो अभी कह रहा हूँ ना कि जिस भी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम के उठा करके देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, बस एक बार कंसेप्ट मेरे माइंड में आ जाना जरूरी है। चलिए, है ना, क्लास पीसेस, पीसेज ले लीजिए क्योंकि क्लास आ गया ना, पीसेज। ठीक है साथी, चलिए, जिसको आप मत्स्य कहते हैं, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि मुझे न हिंदी से बैर है न इंग्लिश से बैर है, मैं तो दोनों को साथ में लेकर के ही चलूंगा। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, पहला जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य सूचना, जनरल इंफॉर्मेशन किसके बारे में, मत्स्य के बारे में, मत्स्य के बारे में, मत्स्य के बारे में। ठीक है साथी, चलिए ये जनरल इंफॉर्मेशन पहले लीजिए आप। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, मछली जल की रानी है, मतलब रहेगा कहां, पानी में। आवास इसका, पहला इंफॉर्मेशन आवास इसका है पानी। बहुत अच्छा साथी। दूसरा, दूसरा क्या लिखा जा सकता है, बोलिए, मछली के बारे में अध्ययन, मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, इस थियोलॉजी, मैंने अभी बताया आपको कि मछली को बायो में कहा जाए इस्थियो, इसके बारे में अध्ययन लॉजी, इस्थियोलॉजी, इसको रखिए पॉइंट माइंड में, मछली के बारे में अध्ययन इस्थियोलॉजी। दिख रहा ना कलम कि नहीं दिख रहा रंग, थोड़ा सा। चलिए, और अब आपसे पूछा जाए कि श्वसन किसके द्वारा होता है, श्वसन गिल्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा। बहुत अच्छा साथी, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसमें अगर पूछा जाए कि लोकोमोशन, आवागमन, घूमना फिरना कैसे होता है, तो यहां पे लिखेंगे गमन, आवागमन, लोकोमोशन, लोकोमोशन टहलना, टहलना जरूरी है हेल्थ के लिए। लोकोमोशन, तो ये फिन्स के द्वारा, फिन्स कहते हैं किसको, पंख, मछली खाए पंखुरी, हाँ पंखुरी कह लीजिए, पंख कह लीजिए, पंखुरी। ठीक है साथी, चलिए, क्लियर, मजा आ रहा पढ़ने में, नहीं आ रहा, बेस क्लियर हो रहा, मजा आ रहा, बहुत अच्छा। चलिए, दूसरा बात अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण होता है, क्योंकि यहां पे सब चीज क्लियर रहेगा। रक्त परिसंचरण कैसा होता है, ये क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या इसमें जो है ब्लड, रक्त जो है हृदय में एक बार जाता है या दो बार जाता है, तो एक ही बार जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहेंगे, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए, इसमें पूछा जाएगा कि आरबीसी पाया जाता है क्या, हाँ साथी पाया जाता है आरबीसी, बहुत अच्छा। लेकिन इसमें जो आरबीसी पाया जाता है और हम लोगों में जो आरबीसी पाया जाता है, दोनों में अंतर है। इसमें जो आरबीसी पाया जाता है, उसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो आरबीसी हम क्या लिख सकते हैं, केंद्रक के साथ होता है, न्यूक्लियस के साथ, केंद्रक के साथ। ठीक है साथी, चलिए, इसमें केंद्रक के साथ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, आरबीसी। और क्या पूछा जाएगा, क्या इसके शरीर के अंदर चिमटा पाया जाता है क्या, स्केल्स, हाँ पाया जाता है, चिमटा जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्केल्स, चिमटा कहते हैं कि चिमटा कहते हैं, चिमटा पाया जाता है। ठीक है, चलिए, चिमटा पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो हृदय होता है कितना चेंबर का होता है, हृदय 2 चेंबर का होता है, 2 चेंबर, 2 कोष्ठक का होता है। ठीक है साथी, 2 कोष्ठ का। कौन कौन होता है, एक होता है ऑरिकल और एक होता है वेंट्रिकल। जैसे मान लीजिए आपका, मैं थोड़ा सा हार्ट बना देता हूं, यह है मछली का हृदय, बहुत सुंदर बना है, हार्ट ऑफ फिश, मछली का हृदय।
ये हमारा है ऑरिकल एक, और एक है हमारा ये हमारा वेंट्रिकल। मछली, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा, थोड़ा एसजेड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबू, क्या रखिएगा कि मछली में जो हृदय पाया जाता है ना, इसको वेनस हृदय भी कहा जाता है। वेनस हृदय क्यों? क्योंकि इसके हृदय में आता भी अशुद्ध ब्लड है, जाता भी अशुद्ध ब्लड है। मतलब हृदय से में एंट्री मारा भी अशुद्ध ब्लड और हृदय से निकला भी अशुद्ध ब्लड, तो यही इसीलिए कहा जाता है इसको वेनस हृदय। वेनस हृदय, वेनस हृदय क्यों? अशुद्ध ब्लड का आना और जाना, आना और जाना हृदय में, आना और जाना हृदय में साथी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा? हो रहा होगा क्लियर। ठीक है, और पॉइंट क्या रखना है इसमें? थोड़ा सा पॉइंट इसमें रखिए, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाइए। क्या बनाइए? मान लीजिए हमारा गिल्स है, गिल्स का ही काम है ऑक्सीजनेटेड का क्या करना, एक्सचेंज करना ऑक्सीजन का। ये आपका हृदय है, हार्ट, और ये मान लीजिए उत्तक है, टिश्यू है। तो हार्ट से ब्लड जो है गया कहां, बोलिए? टिश्यू से ब्लड गया हृदय में, टिश्यू से ब्लड गया हृदय में, ये रक्त है। तो टिश्यू से हृदय में जो ब्लड गया ये अशुद्ध ब्लड गया, और हार्ट से ब्लड गया गिल्स में, ये भी अशुद्ध गया। तो क्या शिक्षा मिला यहां से साथी? शिक्षा ये मिला कि टिश्यू से, शरीर के अंग से हृदय में जो ब्लड गया वो भी अशुद्ध गया, और हृदय से जो गिल्स में गया वो भी अशुद्ध गया। तो दो बार अशुद्ध, यानी अशुद्ध ब्लड ही हृदय में आता है और अशुद्ध ब्लड ही हृदय से बाहर होता है, इसीलिए इसको कहा गया वेनस हृदय। तो मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करेंगे हम लोग उत्सर्जन अंग। तो यहां तक क्लियर हुआ साथी कि नहीं हुआ? बोलिए, क्लियर हुआ ना? चलिए, आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, हम लोगों में न्यूक्लियस नहीं होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका, इसमें जो है उत्सर्जन अंग होते हैं क्या? उत्सर्जन अंग, तो हाँ साथी होता है। ठीक है, उत्सर्जन अंग होता है। इसमें उत्सर्जन प्रोडक्ट क्या होता है? जब उत्सर्जन अंग है तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो इसमें जो है उत्सर्जन प्रोडक्ट होता है क्या? अमोनिया एंड यूरिया। ठीक है, यूरिया किसमें? शार्क में। शार्क मछली है, शार्क में यूरिया, चूंकि यूरिया जो शार्क जो होता है कुछ हम लोगों की ही तरह होता है, ह्यूमन की ही तरह होता है। इसमें इसलिए उसमें जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होगा, उत्सर्जित प्रोडक्ट उत्पाद, वो यूरिया होगा। और इसमें मछली जो हम लोग एडिबल मछली जो खाते हैं उसमें अमोनिया होगा। ठीक, अगर आपसे पूछ जाए कि यूरिया और अमोनिया में मोर डेंजरियस, मोर पॉइजनस कौन होता है साथी, तो याद रखना ये अमोनिया जो होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। याद कैसे रखेंगे? तो याद रखेंगे नाटा को नाटी, नष्टु को नष्टु, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है, नाटा को नाटी। ठीक है, नाटा को नाटी, और ये है आपका नकटी, NH3 नकटी है। ये तो नकटी है, ये बहुत बदमाश है ना? ये तो बहुत बदमाश है। ठीक है, चलो, अगर अमोनिया और यूरिया की बात करें तो अमोनिया जो होता है मोर पॉइजन होता है, जहरीला। ठीक है, पॉइजनस। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसके पास जो है खोपड़ी पाया जाता है क्या? हाँ पाया जाता, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं बात करूं, उत्सर्जन अंग है किडनी। किडनी को क्या बोला जाता है? गुर्दा को, इसमें गुर्दा को बोला जाता है, ये थोड़ा आप याद रखिए। क्या याद रखिएगा? गुर्दा को बोला जाता है मीजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक। ये थोड़ा माइंड में रखना है कि मछली में जो किडनी होता है उसका नाम क्या पड़ता है? मेजोनेफ्रिक होता है। ठीक है साथी, चलिए, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है आपको? याद रखना है क्या, जिसे हम लोग के पास देखिए आंख है, तो ये इसको कवर करने के लिए आईलिड्स, कभी कभी आप कॉस्मेटिक कहीं पार्टी में जाना होता है तो इसको सजा के जाते हैं, तो मछली के पास आईलिड्स नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके पास एक चीज होता है। क्या होता है? बोलिए। जो आंख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं?
इसके पास आईलिड्स नहीं होता है, सजने संवरने के लिए नहीं, आईलिड्स नहीं। लेकिन आंख को सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक मेम्ब्रेन होता है, उसका नाम होता है नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन। याद रहेगा, क्या बोला? नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है साथी। ठीक है, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए साथी, क्या पूछेगा आपसे कि इसमें जो है क्या कान होता है क्या? हाँ, तो हम लोगों में जो कान है, तो कान के 3 पार्ट्स है, इनर, मिडिल और एक्सटर्नल, जिसको पिन्ना कहते हैं आप, एक्सटर्नल। लेकिन मछली में क्या होता है? मछली में कान तो होते हैं लेकिन बाहर की ओर नहीं, इंटरनली होता है। आप सोच रहे होंगे कि कान का काम क्या है? क्या कान का काम सिर्फ सुनना ही है? नहीं साथी, कान का काम होता है बॉडी को बैलेंस करना। पहला काम है शरीर को बैलेंस करना, दूसरा काम है सुनना। पहला है शरीर को बैलेंस करना, शरीर को बैलेंस करना। तो ये याद रखिएगा कि इसमें जो होता है, ईयर होते हैं, ईयर, कान होता है लेकिन इंटरनल होता है, इंटरनल होता है। कान क्या करता है? सुनता है क्या? सुनने के लिए नहीं, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए। शरीरवा को संतुलन बनाए रखना जरूरी है, नहीं तो ये बिखर जाएगा। क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। बिखर जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। फिर कहेगा कि इसका टावर छोड़ रहा है, इसका टावर छोड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलता कुछ है करता कुछ है, ये टावर छोड़ रहा, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, इसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। और क्या पूछेगा आपसे? इसके पास जो होता है ब्रेन के अंदर, यानी 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं, है ना, 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं। जितने भी बातें मैं बोल रहा हूं सब आपस में एक क्वेश्चन ही है। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। ठीक है, चलिए, आपसे क्या पूछा जाएगा इसमें? जिस तरह से हम लोग सांस लेते हैं, तो ये जो देख रहे नाक में छेद, नोस्ट्रिल्स है ना, तो ठीक मछली में भी नोस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, नोज छेद पाया जाता है। ठीक है, नोस्ट्रिल, ये समान इंफॉर्मेशन है। नोस्ट्रिल्स पाया जाता है पैर में, नाक का छेद, नाक का छेद। समझ में आ रहा ना? कब वो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पड़िएगा, मैं सारा चीज बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं। ये 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व है। क्या है क्रेनियल? क्रेनियल नर्व बोला जाता है क्या? स्कल, मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क तंत्र 10 जोड़ी पाया जाता है। ठीक है साथी, चलिए अगला बात करेगा आपसे, क्या बात करेगा कि इसके जो है डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? तो आप याद रखिएगा डायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्या है? डायरेक्ट डेवलप्ड। डायरेक्ट डेवलप का क्या मतलब होता है कि इसमें जो है लार्वा नहीं बनता है। डायरेक्ट अंडा से मछली, डायरेक्ट अंडा से मछली, मतलब 2 स्टेज नहीं होता, जिसमें 2 स्टेज होता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलप्ड, कहीं रोक टोक नहीं है। अंडा दो बच्चा हो गया, अंडा हो बच्चा हो गया। ठीक है, चलिए इसमें और क्या रखना है? ये जो होता है, कहेंगे कि सेक्स बॉडी अलग अलग होते हैं क्या? हाँ साथी, मेल और फीमेल अलग अलग होता है, तो आप कह सकते हैं यूनिसेक्स होता है। ये क्या होता है? यूनिसेक्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ये जो होता है, ये अहम इंपॉर्टेंट बात, कोल्ड ब्लडेड होता है। क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या हुआ कि क्या इसके ठंडा खून होते हैं? नहीं साथी, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि जिस प्रकार हम लोग के अंदर एक तरह की क्षमता है, आपके अंदर भी अगर ज्यादा गर्मी लगे तो वहां से हट करके दूसरी जगह चले गए, या ज्यादा ठंडा लगे तो आप अपने शरीर पे कुछ मोटा चीज ले लेते हैं, गर्म ऊनी चीज, क्योंकि आप शरीर के ताप को संतुलन करना जानते हैं, बैलेंस करना जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब बेचारे संतुलन करना नहीं जानता है। अगर ठंडा ज्यादा आ गया तो ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ज्यादा ठंडा हो गया, अगर उसमें सर्वाइव करने की क्षमता नहीं है तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बोला गया कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि इसके पास क्षमता नहीं है बाहरी ताप को अपने शरीर के ताप से मेंटेन, अगर अचानक से ताप में परिवर्तन हुआ तो ये शरीर को सेट कर पाए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। क्या बोला जाता है? कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, चलिए याद रहेगा कोल्ड ब्लडेड क्यों, है ना। टेम्परेचर एडजस्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, एडजस्ट नॉट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, इसीलिए इसको बोला गया कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, चलिए और क्या लिखा जाएगा इसके बारे में? बोलिए, और क्या लिखा जा सकता है इसके बारे में? क्या इसके पास जो है एम्ब्रियो बनेंगे?
तो अंडा है तो अंडा में इम्ब्रियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इम्ब्रियो नहीं बनेगी, यानी इम्ब्रियो को बनेगी, सॉरी इम्ब्रियो बनेगी, भ्रूण तो बनेगी, लेकिन उसको प्रोटेक्शन करने वाला कोई लेयर नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि इम्ब्रियो लेयर नहीं होगा। इम्ब्रियो बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर आता है, इम्ब्रियो लेयर नहीं होगा। ठीक है, लेयर नहीं होगा। ये था सामान्य फीचर्स जो आपका किसमें बोलिए, आपका दोनों में आ जाता है, कॉन्डिक्टाइज में और ओस्टिक में, मतलब जो कार्टिलेज से बने हुए थे सो, और जो कार्टिलेज से बोन से बने, यानी जिस मछली में बोन पाया गया ओस्टिक साइज, और जिस बोन मछली में कार्टिलेज पाया गया उसको क्या कहा गया, कॉन्डिक्टाइज कहा गया। तो इन सब आधार पे आया गया। अब हम लोग बात करेंगे जो सामान्य विधि, यानी जितने भी फीचर्स बताए हम वो कॉन्डिक्टाइज में भी है और ओस्टिक थाइज, दोनों के लिए समान फीचर्स थे। अब हम लोग थोड़ा करेंगे पढ़ाई किसके, जो फीचर्स है उसको क्लासेस किया गया किसके बाद, किस आधार पे, बोन और कार्टिलेज के आधार पे। तो लिखेंगे अब हम लोग आगे मत्स्य पालन, मछली पालन। ठीक है, चलिए इसको एक तो खत्म हो गया पहले ही। ठीक है, जो पानी में रहने वाला था जिसको साइक्लोस्टोमाटा बोले थे, क्या बोले थे, साइक्लोस्टोमाटा, जिसमें जौ नहीं था, जिसमें जौ नहीं था। वहां पे क्लियर किए हो, लिखे हो कि नहीं लिखे हो, यहां पे आ जाइए, है ना। एगलेंडर, इसको साइक्लोस्टोमाटा बोला गया। क्या ये आपका साइक्लोस्टोमाटा है, क्या है, साइक्लोस्टोमाटा। कबो कबो आप जो है स्टोमाटा ढूंढोगे तो आंसर बुक में नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको जो है क्या कहा जाता है, पेट्रोमाइजोन या लेम्प्री, इसी को साइक्लोस्टोमाटा कहा जाता है। मुंह जो है गोल है, मुंह क्या है, गोल है, साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है साथी, तो आइए अब हम लोग बात कर ले। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, पढ़ेंगे किसके बारे में, फिन्स के यानी मछली के पूरे बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा एम्फीबियंस के बारे में चर्चा करेंगे आप। ठीक है, चलिए आइए। एक है कॉन्डिक्टाइज, कॉन्डिक्टाइज, और दूसरा है ओस्टिक थाइस। ओस्टिक थाइस, कॉन्डिक थाइस और ओस्टिक थाइस, बहुत अच्छा। इसमें क्या होगा, इसका फीचर्स क्या होगा, तो सबसे पहले अब आइए इसमें हम लोग डायग्राम ले लेते हैं, कॉन्डिक थाइस और ओस्टिक थाइस में कौन कौन आएगा। ठीक है, तो कॉन्डिक थाइस में डायग्राम के साथ चलेंगे तो अच्छा लगेगा। आइए, कॉन्डिक थाइस, ये आपका कॉन्डिक थाइस वाला है, कौन वाला है, कॉन्डिक थाइस, और ओस्टिक थाइस इधर लेके आते हैं हम लोग। ये आप देखिए, ये आपका है ओस्टिक थाइस। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कॉन्डिक थाइस के बारे में, क्या लिखेंगे, ये आपका सार्क है, क्या है, सार्क, और ये क्या है, फिश, मछली। ठीक है, जो हम लोग यूज करेंगे, खाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा कार्टिलेज, क्या पाया जाएगा, कार्टिलेज, कार्टिलेज। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा, बस यहीं पे डिफरेंसेस लिखते चलेंगे। इसमें पाया जाएगा बोन, क्या पाया जाएगा, बोन। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाएगा बोनी फिश, क्या कहा गया, बोनी फिश। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, बोलिए, ये जो होता है इसके जो स्केल क्या कहते हैं, बोन जो होंगे शरीर के अंदर होगा, इसलिए आप कह सकते हैं इसको इंडोस्केलेटन। क्या कहेंगे, बोन जो है कार्टिलेज, बोन नहीं कहिए, कार्टिलेज ही कहिए, इसमें जो कार्टिलेज होगा वो अंदर की ओर होगा, इसको हम बोलेंगे इंडोस्केलेटन। क्या कहेंगे, इंडोस्केलेटन। ठीक है, चलिए
और इसमें भी जो होगा हमारा कहां होगा, बोलिए, इंडो ही होगा, स्केलेटन। ठीक है, चलिए कॉन्ड्रिक थाइस के बारे में अगर पूछा जाए कि ये रहता कहां है, तो आप बताइएगा कि ये जनरली समुद्र में ही मिलेगा, तालाब में शार्क कभी नहीं मिलेगा आपको, यानी ये मैरीन वाटर वाला है। कहां है, मैरीन वाटर। तालाब के पानी को हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं और समुद्र ओशियन के पानी को हम लोग मैरीन वाटर कहते हैं। ये कहां रहेगा, मैरीन वाटर में रहेगा। ठीक है, और ये आपका रहेगा फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, कुछ रहेगा मैरीन वाटर, कुछ नमकीन पानी। मैरीन वाटर को नमकीनी पानी कहते हैं, नमकीनी पानी में। ठीक है साथी, चलिए तो ये क्लियर कॉन्ड्रिक थाइस। अब हम डायग्राम ही यूज करेंगे कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस में। तो आइए अगला टॉपिक हमारा आता है, कौन टॉपिक क्या है, इसी कॉन्ड्रिक थाइस का अभी तक क्लियर किए कहां हम लोग। चलिए एक तरफ लेते हैं हम इसका डायग्राम, बड़ा सा डायग्राम जो कि देखने में अच्छा लगेगा, फोटो में देख ले, हकीकत में तो देखने जाएंगे तो हम ही को निगल जाएगा। क्या करेगा, निगल जाएगा। ठीक ना, चलिए आइए बस एक एक करके हम लोग करते चलेंगे, उसका एग्जांपल देख लेंगे। आइए, ये है आपका बोनी फिश, ऑस्टिक थाइस। ठीक है, चलिए तो ये आपका है कॉन्ड्रिक थाइस। ठीक है साथी, और ये आपका है ऑस्टिक थाइस, ऑस्टिक थाइस। बता ही दिया मैंने कि ऑस्टिक थाइस मतलब बोन का बना होगा, कॉन्ड्रिक थाइस कार्टिलेज का बना होगा। कहां रहेगा, ये मैरीन वाटर में रहेगा, और ये कहां रहेगा, फ्रेश वाटर में रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में और लिखेंगे पॉइंट। क्या लिखेंगे साथी, बताइए। इसमें देखिएगा माउथ जो है कहां, क्या आगे सेंटर में है बॉडी के या कहां है, नीचे की ओर है। तो आप कह सकते हैं कि शार्क में जो मुंह होता है, मुंहवा, वो कहां होता है, बोलिए, वेंट्रल होता है शरीर के। क्या होता है, सेंटर पे नहीं होता है, सेंटर पे नहीं होता है, तो इस चीज को कहा जाता है वेंट्रल। माउथ जो है, मुंह वेंट्रल है, माउथ कहां है, वेंट्रल है, माउथ वेंट्रल। ठीक है, चलिए अब यहां पे दूसरा पॉइंट आपको थोड़ा सा नोटिस कराऊं। ये टेल देखिए, तो ये पूंछ पिछले वाला और ये वाला दोनों क्या है, एक छोटा है एक बड़ा है। इसका मतलब जो फिन्स होंगे हेट्रो होगा, है ना। फिन्स क्या होंगे, अलग अलग, अलग साइज के, अलग आकार के, अलग साइज के। ठीक है, चलिए इसमें जो गिल्स होते हैं, गिल्स 5 से 7 जोड़ी होता है, 5 से 7 जोड़ी। सब बातें आपस में क्वेश्चन है साथी, है ना, सब बातें आपस में क्वेश्चंस है ना। इसको थोड़ा रखिएगा। इसका जो उत्सर्जी उत्पाद है, जो मैंने आपको बताया कि शार्क में क्या उत्सर्जी पदार्थ होता है, यूरिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसका है यूरिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है। और क्या लिखेगा इसके बारे में, तो इसका भी आप लिख लीजिए। इसका माउथ देखिए, ये आपका शरीर है और शरीर के बीच सेंटर पे माउथ है। तो पहला पॉइंट आप इसका लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, माउथ जो होता है, माउथ सेंटर पे होता है, सेंटर को हम लोग कहते हैं टर्मिनल। क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट है, बीच सेंटर है, टर्मिनल पॉइंट। पुंछ की बात देखिएगा तो देखिए ये और ये दोनों बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि जो पुंछ है वो क्या है, बोलिए, सेम है, सेम साइज, सेम आकार के। ठीक है, चलिए क्लियर यहां तक। आगे बात करते हैं हम लोग। इसमें एक बात याद रखिएगा, जो शार्क मेल और फीमेल होता है ना, तो मेल और फीमेल में एक जो है अंतर होता है प्रेस्पर का। इसमें जो है मेल में पाया जाता है एक, जिसको जो स्पर्म डिस्चार्ज करेगा फीमेल बॉडी में, उसका नाम है, क्या नाम है, बोलिए, क्लेस्पर। क्या नाम है, क्लेस्पर। ये याद रखिएगा, क्लेस्पर, जो सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता है, मेल में, मेल शार्क में। यही आपका स्पर्म डिस्चार्ज करेगा
किसमें, फीमेल बॉडी में, है ना। चलिए, ये जो होता है कॉन्डिक थाई जो होगा आपका, शार्क जो होगा वो जनरली वीवी पेरस होता है, मतलब यंग वंस को जन्म देती है, मतलब बच्चे को जन्म देगी। क्या देगी, बच्चे को जन्म। तो ये लिखेंगे आप, बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है यंग वंस। ठीक है, चलिए यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इसमें जो निषेचन होगा, निषेचन, निषेचन आंतरिक होगा, शरीर के अंदर आंतरिक। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करिए थोड़ा सा। इसमें देखिएगा कि चोएटा टाइप का पाया जा रहा है, चोएटा। तो इसमें स्केल्स पाया गया, स्केल्स पाया गया, इसमें स्केल्स नहीं पाएगा, इसमें स्केल्स नहीं पाएगा, चोएटा नहीं पाएगा, यही से घेर देता हूं, इसमें स्केल्स नहीं पाएगा। ठीक है, ये सब इसी पोर्शन का, स्केल्स नहीं पाएगा चोएटा टाइप का। ठीक है, दूसरा बात रखिएगा कि इसमें जो होता है ना, यानी गैमीट्स को पास करने के लिए, मल मूत्र को त्यागने के लिए, ठीक है, एक ही शरीर में छेद होता है जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बोलिए, क्लोएका। क्या कहा जाता है, क्लोएका। क्लोएका क्या है, क्लोएका वो है जिसके शरीर में, यानी अगर किसी जंतु को पलट के देखिएगा, अगर उसके बॉडी में एक ही छेद होगा, जैसे हम लोग आपस में बात करेंगे तो यूरिन पास करने के लिए अलग है, मतलब स्पर्म आउट करने के लिए एक अलग होल है, और मल त्याग करने के लिए एक अलग होल है। तो हम लोगों के शरीर की बात करेंगे तो 2 होल मेल के अंदर, और फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के अंदर 3 होल होंगे, एक वेजिनल पार्ट्स होगा, एक यूरेथ्रल पार्ट्स होगा, और एक एनस होगा, मतलब 3 होल होगा। लेकिन इन सारे जंतुओं में आप देखेंगे तो इसमें एक ही छेद दिखेगा, एक ही होल होगा, उसी को कहा जाता है, बोलिए, क्लोएका। एक ही छेद, मतलब स्पर्म भी उसी से आउट होना है, एग अगर प्रोड्यूस करना है तो एग भी उसी रास्ते से आएगा, और मल त्याग करना होगा तो मल भी उसी रास्ते से आएगा, यानी एक ही होल है और उसी से तीनों काम होना है, उसी को कहा जाता है क्लोएका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी क्लोएका पाया जाएगा और इसमें भी क्लोएका पाया जाएगा। क्लोएका, क्लोएका क्या है, सिंगल छेद, सिंगल छेद। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे स्पर्म की बात करें, गैमिट्स कह लीजिए, स्पर्म जो है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, ठीक है, वेस्टेड, ये सब के सब आउट होंगे एक ही होल से, उसी को कहा जाता है स्केल्स। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि आपका क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, निषेचन। एक्सटर्नल का मतलब हो गया कि ना मेल फीमेल से जा मिलेगा और ना फीमेल मेल से मिलेगा, मतलब मेल भी अपना स्पर्म पानी में छेड़ दिया और फीमेल भी अपना अंडा पानी में छेड़ दिया, वही आपस में कभी फ्यूज कर गया और उससे फर्टिलाइजेशन हो गया। इसी को कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब न ही मेल का फीमेल से मिलना होगा और न ही मेल फीमेल का मेल से मिलना होगा, मतलब मेल भी अपना काम पानी में करे और फीमेल भी अपना काम पानी में करे। मेल स्पर्म पानी में दे देगा और फीमेल एग पानी में दे देगा और वहीं फ्यूज हो जाएगा और वहीं फर्टिलाइजेशन होगा। इसी को कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जिसमें मेल का पार्ट्स फीमेल बॉडी में इंसर्ट होगा उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, जिसमें मेल पार्ट्स फीमेल बॉडी में इंसर्ट नहीं होगा उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, बाह्य निषेचन होगा। उम्मीद कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बात करते हैं इसके कुछ उदाहरण के, किसके उदाहरण के, ठीक है, एग्जाम्पल्स के। तो हम लोग जो है ले लेते हैं, डायग्राम लाइए और वहां से उदाहरण लिखिए, तब मजा आएगा देखने में। कॉन्डिक थाइज और ओस्टिक थाइज के उदाहरण, ठीक है। चलिए अब इसको डायग्राम को लाओ, इस डायग्राम से थोड़ा सा क्लियर होगा। ये मेल और फीमेल देख लीजिए, थोड़ा सा फिगर देखिए। हाँ, अब उसके बाद लेके आते हैं हम दूसरा डायग्राम, ताकि तरह तरह के जब डायग्राम देखोगे ना तब ही मजा आता है। ये है कि मछली बोनीफिश है जो हम लोग खाएंगे। चलिए ठीक है साथी, कोई दिक्कत। आइए एक बात याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट मैं अभी तक बताया नहीं आपको। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर पानी के अंदर शार्क तैरना छोड़ दे तो क्या वो बचेगा या डूब जाएगा, तो याद रखिएगा अगर ये स्विमिंग करना
छोड़ दे कुछ पल के लिए तो ये डूब जाएगा। इसको अगर रहना है तो लगातार स्विमिंग करते रहना है, लगातार स्विमिंग करते रहना तो डूब जाएगा। वजह है क्या कि इसमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है, एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, इसलिए अगर तैरना छोड़ दे तो ये भूल जाएगा। इसमें अगर तैरना छोड़ दे तो ये डूबेगा नहीं, क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर है, इसमें एयर ब्लैडर है, इसलिए ये डूबेगा नहीं। चलिए उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण लिखिए, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल है कोलियोडॉन, कोलियोडॉन जिसको कहा जाता है डॉग फिश। क्या कहा जाता है? डॉग फिश, ठीक है। चलिए दूसरा, कारकेरोडॉन, कारकेरोडॉन इसको कहा जाता है ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है साथी। चलिए इसी का जो ये मोर डेंजरियस है, यही आदमी को खा जाता है, यही आदमी को, और इसी की चर्चा गिनीज वर्ल्ड बुक में दिया हुआ है इसका, ठीक है। चलिए मोर डेंजरियस है। तीसरा आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? प्रिस्टाइस। क्या लिखेंगे? प्रिस्टाइस, प्रिस्टिस इसको कहा जाता है सॉ फिशेज, मतलब ये आरी के तरह होता है, आरी के तरह। क्या होता है? आरी वाला फिशेज है, आरी के तरह होता है। तीसरा टॉर्पीडो। क्या लिखेंगे? टॉर्पीडो। टॉर्पीडो के अंदर जो है क्षमता होता है 8 वोल्ट से लेकर के 220 वोल्ट तक का झटका लगाने का, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक रे। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक, बोलिए, इलेक्ट्रिक फिशेज, इलेक्ट्रिक फिशेज, इलेक्ट्रिक फिशेज कहा जाता है, ठीक है। कितना वोल्ट? 8 वोल्ट से लेकर के 220 वोल्ट तक सप्लाई करती है, ठीक है ना साथी। दूसरा, अगर इसको अगर कहेगा कि कैसा शेप का होता है, तो टॉर्पीडो जो होता है, आपने पतंग देखा है, पतंग आकार का होता है, पतंग की तरह, पतंग की तरह। वही साथी अगर आपसे पूछा जाए दूसरा और भी एग्जाम है क्या, स्टिंग जिसको पॉइजनस होता है, तो हाँ एक और उदाहरण ले लीजिए इसका। क्या है? बोलिए। एग्जाम्पल है ट्राइगॉन, स्टिंग रे, ट्राइगॉन, ट्राइगॉन इसके जो स्टिंग होते हैं वो पॉइजनस होता है, स्टिंग रे। तो ये साथी है। अब कहिएगा कि क्या इसका कोनो ट्रिको है क्या, तो हाँ साथी ट्रिक है, इसका ट्रिक बना लेते हैं याद करने का। कॉन्डिक थाइस का ट्रिक क्या है? एसजे ट्रिक, एसजे ट्रिक ले लीजिए। क्या लीजिएगा? साइंस सब्जेक्ट सबके लिए थोड़ा हार्ड लगता ही है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाता है, तो उसी पे हम लोग लेकर के आ जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री, जब क्वेश्चन नहीं बनता था कहता अच्छा ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हार्ड था, साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन हार्ड था, ठीक है। चलिए बायोलॉजी तो लगभग लगभग सब कर ही देते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड साइंस, एंड साइंस टेस्ट वाज टफ, टेस्ट वाज टफ, ठीक है ना। यानी क्या ट्रिक रखना है? फिजिक्स केमिस्ट्री एंड साइंस टेस्ट वाज टफ। तो अब इसका एक एक करके हम लोग बढ़ लेते हैं नाम। पी को घेरिए और पी फिर क्या हो जाएगा? प्रेस्टाइसिस, प्रेस्टाइसिस, ठीक है। चलिए सी घेरिए, सी फिर क्या हो जाएगा? कैरकोडॉन, कार्कोडॉन, मोर डेंजरियस शार्क, ठीक है। चलिए और साइंस का एस घेरिए, एस कहा जाएगा, लिखिए एस किसका ले लीजिएगा? सॉ फिशेस, आरी वाला फिशेस, ठीक है साथी। चलिए और टी घेर लीजिए, टॉर्पीडो, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक फिश, ठीक है। और टी को घेर लीजिए ट्राइगॉन, क्या? ट्राइगॉन, ट्राइगॉन। ये सारे के सारे उदाहरण थे आपके, किसके? बोलिए किसके? ये सारे के सारे उदाहरण हैं आपका कॉन्डिक थाइस का उदाहरण। तो मुझे लगता है कि मजेदार ट्रिक लगा होगा, है ना। अब मछली की बात करेंगे तो मछली हमारे पास 2 तरह के होता है, 3 तरह के कह लीजिए। एक मछली जो एडिबल होता है जिसको हम लोग खाते हैं,
एक मछली, ठीक है, जिसे हम खा नहीं पाएंगे, लेकिन मछली के यानी उसमें बोन तो पाया जाएगा लेकिन खा नहीं पाएंगे, यानी एक मछली, यानी इसको जो है रहने के आधार पे बोनी फिश को रहने के आधार पे कहां कहां रहेगा। एक तो रहता है कहां, फ्रेश वाटर में, जिसको हम लोग खाते हैं वो फ्रेश वाटर वाला है। एक है मैरीन, कुछ मैरीन में भी रहता है, और एक आप मछली पालते भी हैं एक्वेरियम में, तो एक है एक्वेरियम जिसे आप पालते हैं, मछली को देखते हैं, एक्वेरियम। तो यानी तीन तरह के हो गए मछली, जो तीनों में पाया जाएगा क्या, बोनी फिश। क्या पाया जाएगा, बोनी फिशेस। ये तीनों के तीनों उदाहरण है बोनी फिशेस के। तो हम लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे बोनी फिशेस का। किसका, बोनी फिशेस का एग्जांपल लिखेंगे, बोनी फिशेस का एग्जांपल, और उसमें भी ट्रिक बना करके हम लोग फंसाएंगे। ठीक है, चलिए लीजिए, ये है आपका फिश, बोनी फिशेस। ठीक है साथी, बोनी फिशेस। तो एक हम लोग उदाहरण ले लें, किसका, बोलिए, मैरीन वाले का। किसका, मैरीन में रहने वाले का उदाहरण। तो मैरीन में रहने वाले जो है दो है, सी हॉर्स, इसको आप कहते हैं, सी हॉर्स को क्या कहते हैं, हिप्पोकैम्पस। क्या कहते हैं, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का एक विचित्र कहानी है। ये मेल प्रेगनेंसी है, मतलब मेल बॉडी फीमेल से अंडा ले करके और ये प्रेग्नेंट करता है, तो ये कहेंगे मेल प्रेगनेंसी। थोड़ा सा विचित्र बात हम लोग माइंड में रखते चलेंगे। और दूसरा है एग्जोएस्टस, ठीक है, एग्जोएस्टस को कहा जाता है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश का मतलब नहीं कि बर्ड की तरह उड़ेगा, नहीं, ये क्या करे, पानी के अंदर ही 6-7 मीटर तक क्या उछाल लगा लेता है, फ्लाइंग फिशेस। इसको दो कॉमन नेम थोड़ा याद रखिए, यही दो उदाहरण है मैरीन वाला रहने वाला। ठीक है, दूसरा आप रखिए फ्रेश वाटर, जिसको खाते हैं फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में कौन कौन है, तो फ्रेश वाटर में आपका रोहू, लेबियो जिसको कहते हैं लेबियो, दूसरा है कटला, ठीक है, और तीसरा है आपका मांगुर। तीसरा क्या है, मांगुर, है ना, एंड्रीला, चौथा है आपका एंड्रीला, और पांचवा है आपका, बोलिए, पांचवा है लंग फिश, यानी एक ऐसा मछली है जिसमें लंग्स पाया जाता है, लंग्स फिशेज। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी है जो जिसमें लंग्स पाया गया वो जमीन पर रह सकता है, जमीन पर रह सकता है। ठीक है, तीसरा आप ले लीजिए एक्वेरियम, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पालते हैं, मछली डालते हैं। दो इसका नाम है, याद रखिए, एक बेटा फिश, और दूसरा माइंड में रखना है इसका, कौन सा, टीरोफाइटन। टीरोफाइटन का दूसरा नाम है एंजल फिश। मतलब ये आप देखते होंगे कि लाल पीला जिसे एक्वेरियम में डालते, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसीलिए इसको एंजल फिश कहा जाता है, और इसका नाम है टीरोफाइटन एंजल फिशेज। ठीक है, बेटा को दूसरा नाम भी कहा जाता है, क्या, बोलिए, ये फाइटिंग फिश है, लड़ाई करता है, फाइटिंग फिश। ठीक है ना, चलिए, तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हुआ होगा। तो क्या इसका भी कुछ ट्रिक है क्या, हाँ साथी, आपके लिए ट्रिक है, तो ट्रिक थोड़ा जान लेते हम लोग। लगाइए ट्रिक, SJ ट्रिक, हर चैप्टर को ट्रिक में फंसा देना है। ठीक है ना, हर चैप्टर को ट्रिक में फंसा देना है। क्या ट्रिक बना दे इसका, बोलिए, मूवी देखते हैं, नहीं देखते हैं, चलिए, तो मूवी पे ही बना देते, इंटरटेनमेंट पैराडाइज, यानी इंटरटेनमेंट कुछ ऐसा लिखा था, कुछ एक ऐसा एपिसोड हुआ था रामलला, है ना, रामलला, जिसमें क्या होता, रणबीर का, हाँ, सबका शो था, या उसमें रामलला में लास्ट शो तक सब टिकट बुक हो गया था। तो इसका थोड़ा लिख लीजिए, इंटरटेनमेंट पैराडाइज में रामलला का लास्ट शो
का लास्ट शो में सभी, लास्ट शो में भी सभी 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 टिकट बुक हो गए, सभी टिकट बुक हो गए, बुक हो गए। यानी इंटरटेनमेंट पैराडाइज था जिसमें रामलला चल रही थी और उसका लास्ट शो तक था, लेकिन सारे के सारे टिकट क्या हो गए, बुक हो गए। चलिए ई घेरिए इग्जोस्टस, ई फॉर इग्जोस्टस। चलिए पी घेरिए और पी को ले आइए क्या, पेट्रोफाइटोन, पी फोर पेट्रोफाइटोन, सारे मछली एक तरफ लिख दिए, पी फोर पेट्रोफाइटोन, पेट्रोफाइटोन। ठीक है साथी, ये था इग्जोस्टस, इग्जोस्टस। ठीक है ना। चलिए रा रोहू, रोहू। ठीक है ना। मांगूर, मांगूर। ठीक है। एंड्रेला, ए फॉर एंड्रेला, एंड्रेला। ठीक है। चलिए एल फॉर लंग्स फिश। ठीक है। चलिए एस फोर है क्या कहीं, हाँ सी हॉर्स, घोड़ा की तरह, सी हॉर्स। भी घेर लीजिए बा, बेटा फाइटिंग फिश, बेटा, बेटा। ठीक है। चलिए टिकट्स बुक, अब ये बा है क्या कहीं, बा ये सब के सब ये कंप्लीट करने के लिए। तो साथी ये सारे थे ट्रिक आपका इंटरटेनमेंट पैराडाइज। रामलला के अंतिम शो में सारे के सारे टिकट बुक हो गए। तो साथी यहां तक आपका पीसेज ही आज क्लियर हो पाया। नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे हम लोग एम्फीबियन का। तो साथी दीजिए मुझे इजाजत। मुझे लगता है कि यहां तक बहुत सारी चीजें क्लियर हुआ होगा। ठीक है। जो हम लोग मछली खाते हैं वो जनरली क्या होता है, ओविपेरस होता है, अंडा देने वाला, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और बोनीफिशेज ओविपेरस, कॉनिकथाइस विविपेरस, कुछ ऐसे होते हैं जो ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, लेकिन जनरली यंग वंस को ही डेवलप करते हैं। और क्या बताएं, बोलिए कुछ डाउट है क्या, नहीं, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग यहीं से, है ना। एम्फीबियन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद साथियों।